हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। बच्चों, क्लास 12th वन शॉट विश्वास कॉमर्स फ्री बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम पार्टनरशिप का एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर, विच इज क्वाइट सिमिलर टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर किया था। तो आई होप आपने पिछला वाला जो रिटायरमेंट वाला वन शॉट है वो आपने देख लिया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो उसी के बाद उसी की कंटिन्यूटी में हम डेथ ऑफ अ पार्टनर का अपना ये वाला जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सिमिलर टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कहता है एनी पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फर्म ड्यू टू डेथ। मैंने एक लाइन लिख दी यहां पर, एक पार्टनर जैसे रिटायर होता है ना, खुद अपनी इच्छा से रिटायर होता है कि मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैं जा रहा हूं, मुझे रिटायरमेंट लेनी है, या मेरी ओल्ड एज हो गई है, मेरी उम्र हो गई है, आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, आई वांट टू टेक अ रिटायरमेंट। वो आप अपनी खुद की इच्छा से रिटायर होना चाहता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हो रही है उसकी परमानेंट रिटायरमेंट। परमानेंट रिटायरमेंट मतलब बंदे की डेथ हो गई है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ए बी सी 3 पार्टनर थे और सी की डेथ हो गई है, इसका मतलब सी परमानेंटली रिटायर हो गया। अब उसके तो वापस आने का भी कोई तरीका ही नहीं है, वो तो चला गया, वो तो संसार से ही रिटायर हो गया, तो हमारी पार्टनरशिप से क्या करेंगे। ठीक है, ओके। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द डिसीज्ड, मरे हुए पार्टनर को डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द डिसीज्ड विल लूज ऑल हिज राइट्स इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज वेल एज शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, जस्ट लाइक रिटायरमेंट। जैसे रिटायरमेंट के केस में जब सी पार्टनर रिटायर होता था, वो बिजनेस छोड़ के जाता था, तो सी पार्टनर का बिजनेस में से सारा हक खत्म हो जाता था। ही लूजेज हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ऑल्सो टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। वैसे ही जब एक बंदे की डेथ होती है, परमानेंटली वो बिजनेस छोड़ के चला जाता है, तो उसको अब ना कभी कोई प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा पोस्ट हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, ना ही उसका कोई एसेट में कोई लेना देना होगा। सेम सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर मर गया है उसका जो घर के लोग हैं, यानी कि जो उसका वाली वारिस है ना, जो उसका लीगल हायर है, जो उसका नॉमिनी है, उसी को हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर हम उसका एग्जीक्यूटर बोल देते हैं, यानी कि उसके घर वाले। फॉर एग्जाम्पल सी की डेथ हो गई तो सी के बीवी बच्चे वो उसके नॉमिनी हैं, वो उसके वाली वारिस हैं, उनको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर एग्जीक्यूटर बोल देंगे। तो कहता है वो जो सी के घर वाले होंगे ना, जो उसके एग्जीक्यूटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे शैल बी रीपेड द अमाउंट पेबल टू द डिसीज्ड पार्टनर जस्ट लाइक इन केस ऑफ रिटायरमेंट। जैसे कि रिटायरमेंट होती थी, सी पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता था, अब सी के जाने पर हमें पता चला भी हमने तो सी को 1 लाख रुपए वापस करने हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस ड्रॉइंग्स, करंट अकाउंट का बैलेंस, गुडविल, रिजर्व्स का हिस्सा है ना, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ देने हैं हमने, और टोटल बना 1 लाख रुपए। तो हम सी को क्या बोलते थे, हम सी को बोलते थे भाई पैसे तो है नहीं, एक काम कर, इसको लोन ट्रीट कर लेते हैं और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में हम तुम्हारे को पैसे दे देंगे। याद है आपको रिटायरमेंट के अंदर मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था आपको, जिसमें हमने जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट था उसको हमने सेटल करना सीखा था इंस्टॉलमेंट्स में। तो यहां भी ऐसा ही होगा, यहां पर हम सी के घर वालों को बोलेंगे कि भैया देखो ऐसा है कि हमने पैसे तो देने हैं आपके, जो बंदा मर गया हमने उसके पैसे तो देने हैं। अब ऑब्वियसली बात है पैसे तो आपको ही देंगे, आप एग्जीक्यूटर हो, आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, आप घर वाले हो, वाली वारिस हो, आपको पैसे देंगे। अब या तो हम उसी वक्त पैसे दे देंगे तुरंत, अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम तुरंत फर्म में से पैसा निकाल के उसको दे देंगे, या फिर अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम उससे क्या बातचीत कर लेंगे, हम उससे ये बातचीत कर लेंगे भैया आज तो पैसे हैं नहीं देने के लिए, एक काम करते हैं थोड़े टाइम के बाद आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे। तो हम एग्जीक्यूटर का पैसा लोन अकाउंट में रखकर हम उसको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। सेम सिमिलर टू रिटायरमेंट। ओके सर, हमें ऐसी कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो मेरा स्टाइल बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको जब एडमिशन कराया तो मैंने आपको स्टेप्स बताए कि आपको कौन कौन से स्टेप्स करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर मैंने आपको रिटायरमेंट वाला टॉपिक कराया, उसमें भी मैंने आपको सारे स्टेप्स लिखवाए। तो फिर ये कौन सा नया टॉपिक है, इसमें भी सारे स्टेप्स करा देता हूं। तो एडजस्टमेंट्स हमें क्या क्या करनी है, स्टेप्स हमें क्या क्या फॉलो करने हैं एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले
हमारे को कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि जब पार्टनर सी की डेथ होगी तो हमारे को यह पता करना है कि ऑन द डेट ऑफ डेथ उसका कैपिटल का बैलेंस कितना है, उसके करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे या हमारे को क्वेश्चन में दिया होगा। फिर हमें उसको रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लॉसेस का शेयर देना होगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई जनरल रिजर्व पड़ी है तो जनरल रिजर्व में से उसको हिस्सा देंगे। अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस उसको देंगे। अगर हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो फिर वो वैसी ट्रीटमेंट करेंगे एडमिशन रिटायरमेंट के केस में जो सीखी थी। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हमने एडमिशन रिटायरमेंट में सीखी थी, ठीक है ना। अगर कोई लॉसेस पड़े हैं जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, उनको हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। जैसा हमने एडमिशन रिटायरमेंट में किया है बेटे वैसा ही करेंगे, ठीक है। पुरानी रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटी जाती है तो वैसे ही हम डेथ के केस में उसको हिस्सा दे देंगे। फिर एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, रिटायरमेंट के केस में भी तो हमने बोला था जो रिटायरिंग पार्टनर सी है वो अपनी हिस्से की गुडविल लेके जाएगा। किससे लेगा? गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो, सेम गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो से हम गुडविल लेके डिसीज्ड पार्टनर मरे हुए पार्टनर को दे देंगे। फिर जैसे हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी करना सीखा था, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, भाई वैसा ही सेम यहां पर भी करना है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना। फिर कुछ 2 चीजें 3 चीजें हमारे को नई सीखनी है। ये सारा कुछ तो बेटे तुम्हारे को पता ही है, ये तो सारा कुछ पुराना काम है, ये सब कुछ आपने सीख रखा है, इसमें मैंने आपको कुछ नहीं कराना। अगर आप सोचोगे हाँ सर आप यहां पर फिर से ये चीज कराओगे, ओए नहीं कराऊंगा, यहां पर क्या लोड है तुम्हारे को ये करने की, तुम्हें आता तो है ये सब कुछ। एडमिशन के 1 शॉट में कर लिया, रिटायरमेंट के 1 शॉट में कर लिया, चेंज इन पीएसआर के 1 शॉट में कर लिया, तो अब डेथ में थोड़ी करेंगे, फिर से इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं आपको आती है, हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो अप टू द डेट ऑफ डेथ हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो अप टू द डेट ऑफ डेथ हम उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस देंगे। और लास्ट, कैसे हम एग्जीक्यूटर की पेमेंट सेटल करेंगे, कैसे हम एग्जीक्यूटर को या तो इकट्ठे सब सारा पैसा दे देंगे लमसम में, या फिर हम उसके साथ इंस्टॉलमेंट्स तय कर लेंगे कि धीरे धीरे किस्तों में पैसा देंगे। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, ये 3 पॉइंट हैं जो हमारे को समझने हैं। यहां पर देखना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो हमारा ये साल है 1 अप्रैल 2024, साल खत्म होने वाला है 31 मार्च 2025, ये हमारा साल है भाई। अब क्या है कि जो रिटायरमेंट होती है ना, या एडमिशन या रिटायरमेंट होती है, आप उसको प्लान कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि ठीक है यार साल खत्म होगा तो हम एक बंदे की एडमिशन या रिटायरमेंट कर लेंगे, नया साल शुरू होगा तो साल की स्टार्टिंग में हम एडमिशन या रिटायरमेंट कर लेंगे। यू कैन प्लान द डेट ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट। आप या तो फर्स्ट डे पर एडमिशन कर लोगे या लास्ट डेट पर एडमिशन कर लोगे, या फर्स्ट डेट पर रिटायरमेंट हो जाएगी या लास्ट डेट पर रिटायरमेंट हो जाएगी। आप प्लान कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, लेकिन डेथ को प्लान थोड़ी कर सकते हो भाई। जब जिसको जिंदगी छोड़कर जाना है, दुनिया छोड़कर जाना है, जिसने मरना है, उसकी प्लानिंग थोड़ी कर सकते हो। आप ये थोड़ी बोल सकते हो भाई यहां पर मत मर, या तो तू पहले मर जा या फिर तू साल खत्म होने के बाद मरियो ऐसा तो नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट प्लान डेथ। तो डेट ऑफ डेथ कैन बी एनी डेट, वो कुछ भी हो सकती है, वो साल की शुरुआत भी हो सकती है, साल का एंड भी हो सकता है, साल के 365 दिन में से कोई भी डेट पर आपकी डेथ हो सकती है पार्टनर की। प्लान तो नहीं कर सकते। ओके, नाउ एज्यूमिंग दैट डेथ हुई है 30 जून को, एज्यूमिंग दैट डेथ हुई है 30 जून को, तो भाई एक बात सुनो, यहां से लेकर 1 अप्रैल से लेकर जून तक, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने, 3 महीने तो उस बंदे ने काम किया। मान लो सी की डेथ 30 जून को हुई थी, तो 30 जून तक 3 महीने तो सी ने आपके साथ काम किया, सी ने मिलकर काम किया ए और बी के साथ। तो 3 महीने का, इस 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी को मिलना चाहिए। इस 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट
सी को मिलना चाहिए। मैं ए और बी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सी की बात कर रहा हूं जिसकी डेथ हुई है। सर आप ए और बी की बात क्यों नहीं कर रहे? बेटे क्योंकि ए और बी तो जिंदा हैं, वो तो पूरा साल खत्म होने पर, ईयर एंड पर ले लेंगे अपना इंटरेस्ट। भाई पूरे साल खत्म होने के बाद ए और बी अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, पूरा साल खत्म होने के बाद वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन जो बंदे की डेथ हो गई है 30 जून को, उसके घर वाले थोड़ी वेट करते रहेंगे कि तुम्हारा साल खत्म होगा तब जाकर तुम हिसाब करोगे। दे विल नॉट वेट। वो तो ये कहेंगे ना, भाई हमारा बंदा चला गया, अब हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ भी रिश्ता रखना, बिकॉज हम अपनी लाइफ में बिजी हैं। ठीक है ना? आप एक काम कीजिए, जो भी सी का लेन देन बनता है उसका एक हिसाब फाइनल कर दो, और आपने जो हमें देना है उसकी कैलकुलेशन करके हमारे को दिखा दो, हम उसको सेटल कर लेते हैं। यही होगा ना? तो 30 जून तक का ये 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, क्योंकि 3 महीने तो आपने उसका पैसा यूज किया। 3 महीने का उसने आपके साथ काम किया सी ने, तो सी को उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने चाहिए। 3 महीने में जो उसने ड्राइंग्स करी है वो माइनस हो जाएंगी। 3 महीने में जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो माइनस हो जाएंगी। 3 महीने की सैलरी, बोनस, कमीशन देना चाहिए। तो ये 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, ये 3 महीने की बात। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू 30 जून सी को 3 महीने का सब कुछ मिलना चाहिए। सैलरी मिलनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। और अगर उसने ड्राइंग्स करी है तो ड्राइंग्स काट लो, अगर उसने ड्राइंग्स करी है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये 3 महीने का तो भाई उसका हिसाब करोगे। इसी के लिए ये पॉइंट लिखे हैं कि अप टू द डेट ऑफ डेथ 3 महीने का आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे। 3 महीने का आप उसके लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल तो वैसे ही होगी। कोई गुडविल 3 महीने की गुडविल थोड़ी होती है भाई। टोटल गुडविल में सी का हिस्सा उसको दे दो, गेनिंग पार्टनर से लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक जितना भी पुराना प्रॉफिट लॉस रिजर्व पड़ी है उसमें उसका हिस्सा दे दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज 30 जून को करना है, कर लो, उसमें जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको दे दो, उसकी कोई समस्या नहीं है भाई। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 की आपको कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? ये जो इंटरिम पीरियड है, ये जो 3 महीने का पीरियड है, जिस 3 महीने में सी जिंदा था, उस 3 महीने का तो उसको प्रॉफिट लॉस मिलना चाहिए ना यार। इसकी बात करेंगे हम। ओके सर, तो हमारे पास एक पॉइंट आता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ। जैसे मैंने बोला भाई, मान लो ये साल है और पार्टनर की डेथ हो गई है 3 महीने के बाद। अब इस 3 महीने का हमने उसको प्रॉफिट देना है। हमने क्या देना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर 3 मंथ्स, ये हमने देना है। ठीक है ना? ये 3 महीने का हमने नफा नुकसान कैलकुलेट करके ये हमने सी को देना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात होती है कि नॉर्मली हम पूरा साल खत्म करते हैं। जब पूरा साल खत्म होने के बाद हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम अपने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ट्रेडिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। जो पूरा साल खत्म होगा, जब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा ना, उस नेट प्रॉफिट से हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कि उस नेट प्रॉफिट का बंटवारा किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो साल के एंड में बंटवारा किया जाता है, साल के एंड में। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप साल के एंड की वेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रॉफिट तो आपको सिर्फ 3 महीने का ही कैलकुलेट करना है। आपको सी के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो तो सिर्फ 3 महीने का ही कैलकुलेट करना है ना भाई। सी को तो यहां का प्रॉफिट मिलेगा, सी को ये बाकी के 9 महीने का प्रॉफिट थोड़ी सी को मिलेगा। सी ने तो सिर्फ 3 महीने काम किया है, 9 महीने तो काम नहीं करेगा क्योंकि वो मर गया है। तो सिर्फ 3 महीने का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप 9 महीने वेट करोगे? बड़े शर्म की बात है। 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको 9 महीने वेट करना पड़ा कि साल खत्म होगा तब हम पीएनएल बनाएंगे, तब हम पीएनएल का प्रॉफिट निकालेंगे, तो यार बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि 3 महीने का प्रॉफिट ही नहीं कैलकुलेट रहा तुमसे। अच्छा, ऐसा इसलिए कह रहा हूं शर्म की बात, क्योंकि बेटे जो बंदा मर गया उसके घर वाले 9 महीने वेट नहीं कर पाएंगे अब, और वो ये नहीं कहेंगे कि साल खत्म होने दो,
वो तो सिंपल सी बात कहेंगे, भाई हमारा बंदा तो चला गया। अब आपको जो ठीक लगता है, जो आपको लॉजिकल लगता है, जो आपको साइंटिफिक लगता है, जिसकी आप रीजनिंग दे सकते हो, जो आपको डीड के मुताबिक करना है, भाई इस 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमारे को फ्री करो यार, हम चलें अपने अपने कामों में। अब जो चला गया वो तो वापस आ नहीं सकता, हम तो आपसे लड़ नहीं सकते ज्यादा, हमारी सेटलमेंट कर दो। तो 3 महीने का जो ये प्रॉफिट है ना, इस 3 महीने के प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन करते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरिम पीरियड। इसको अब हम एस्टिमेट करेंगे। इस 3 महीने के प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे या फिर एस्टिमेट करेंगे। मैं एस्टिमेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 3 महीने का प्रॉफिट ना, ये 3 महीने का प्रॉफिट आप अनुमान लगा सकते हो कि यार हमने ये 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इन 3 महीने का प्रॉफिट निकालने में क्या दिक्कत है आपको? जो काम आपने साल के एंड में करना है वो 3 महीने के एंड में कर लो, प्रॉब्लम तो नहीं है। 3 महीने का ट्रायल बैलेंस बनाओ, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना लो 3 महीने के बाद की। लेकिन क्वेश्चन आपको ये 3 महीने का डेटा देगा नहीं। क्वेश्चन सिंपल सी बात करेगा कि ये 3 महीने का प्रॉफिट आप एक लॉजिकल तरीके से निकाल के देखो, लॉजिकल तरीके से। अब लॉजिकल तरीके में मुझे 2 तरीके समझ आते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ऑन टाइम बेसिस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। एक तरीका क्या है? हम टाइम बेसिस के ऊपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लें। सर कैसे करोगे टाइम बेसिस के ऊपर? टाइम बेसिस पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं। याद है आपको गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया था कि गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 years किया था ना एवरेज। वैसे ही आपको ऐसा बोलेगा कि एज्यूम कर लो कि जो प्रॉफिट हम कमाएंगे वो लास्ट 3 years की एवरेज है। आपको क्वेश्चन बोलेगा एज्यूम दैट प्रॉफिट्स ऑफ 3 months, ये जो इन 3 महीने का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, एज्यूम करो ये जो प्रॉफिट है 3 महीने का, ये ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years है। ये लास्ट 3 years हो सकता है, लास्ट 2 year हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर भी हो सकता है, कुछ भी एस्टिमेट हो सकता है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि भैया हमने उतना ही प्रॉफिट कमाया होगा जितना हमने पिछले 3 साल में एवरेज पे कमाया। या ऐसा भी बोल सकता है कि हमने भाई उतना ही इस 3 महीने में हमने उतना ही प्रॉफिट कमाया होगा जितना हमने पिछले साल के 3 महीने में कमाया है, सेम बेसिस। कुछ भी बोल सकता है वो, यानी कि इसको बोलते हैं टाइम बेसिस। ओके, तो मान लो हमारे को पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे दिए उसने बोला जी पहले साल 10,000 प्रॉफिट हुआ था, अगले साल 15,000 प्रॉफिट हुआ था, अगले साल 25,000 प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अगले साल 25 नहीं, एक काम करता हूं, अगले साल 35,000 प्रॉफिट हुआ था। अब ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हमें लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60,000। एवरेज हो गई डिवाइड बाय 3, 20,000। तो 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट का तो मतलब ये है ना कि पूरे साल भर में हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 20,000। एवरेज का तो मतलब ये होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आया। ये क्या आया है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट। इसका मतलब हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल भी पूरे साल जो हम प्रॉफिट कमाएंगे वो 20,000 कमाएंगे पिछले 3 साल के एवरेज के बेस पे। तो अगर पूरे साल में हम 20,000 कमाएंगे तो फिर 3 months में कितना कमाएंगे? अगर 20,000 का प्रॉफिट हम कमाएंगे 12 महीनों में तो 3 महीनों में कितना कमाएंगे? 5,000। तो आ गई वैल्यू, आ गई ना वैल्यू कि इन 3 महीनों में हमने प्रॉफिट कितना कमाया? 5,000। क्या ये 3 महीनों में जो हमने प्रॉफिट कमाया 5,000 ये सारा का सारा सी का है? नहीं सर, ये जो 3,000 का प्रॉफिट है ये तो ए बी सी तीनों का है। इसमें हम सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर सी का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। अब मान लो सी का शेयर 1/5 है तो हम बोलेंगे 5,000 के अंदर 1/5वां हिस्सा सी का है, इसका मतलब 1,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। 1,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो इस तरह से हम अनुमान लगाएंगे कि उस 3 महीने का प्रॉफिट उसका कितना बनता है।
ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम बेसिस। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। क्या है क्वेश्चन? डीपीजी पार्टनर है इन दी रेशो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर है डीपीजी, 5:3:2 की रेशो में है। बीच वाला जो पार्टनर है पी, उसकी डेथ हो जाती है 31 मई को। ओके, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोज ऑफ लास्ट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। वो कहता है उसकी डेथ कब हुई है? 31 मई को। और पिछली बैलेंस शीट कब बनी थी? पिछली बैलेंस शीट नीचे दे रहा है 31 दिसंबर को, यानी कि पिछली बार बैलेंस शीट बनी थी 31 दिसंबर को। तो फ्रॉम द लास्ट डेट उसने कितने महीने हमारे साथ काम किया? 5 महीने। वो 5 महीने जिंदा था। पिछला साल खत्म हुआ था 31 दिसंबर को। अब वो कितने महीने जिंदा है हमारे साथ? 5 महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने। इसका मतलब 5 महीने का हमारे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा? उसने लिखा, कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द 5 मंथ्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले 3 सालों की एवरेज के बेस पर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो हमें 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। हमने क्या किया? हमने 3 सालों के प्रॉफिट की एवरेज निकाल दी। अगर हम 3 सालों के प्रॉफिट की एवरेज निकालेंगे तो कितनी एवरेज आएगी? सर 15,000 आएगी एवरेज। कितनी आएगी एवरेज? 15,000। इसका मतलब इस पूरे साल में, अभी तो ये साल चलेगा ना, ये साल तो दिसंबर में खत्म होगा। इस पूरे साल भर में हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 15,000। तो फिर 5 महीने में कितना कमाया होगा? सो प्रॉफिट्स फॉर 5 मंथ्स कितना होगा? अगर पूरे साल में 15,000 कमाएंगे तो 5 महीने में कितना कमाएंगे? बताइए, तुम क्या बताओगे? कोई हो तो है नहीं मेरे सामने। 6250। इसका मतलब इन 5 महीने का प्रॉफिट आया है 6250। क्या ये सारा प्रॉफिट पी का है? नहीं सर, ये तो सारा प्रॉफिट 5 महीने का प्रॉफिट सभी पार्टनर का है। हमने तो सिर्फ पी को हिस्सा देना है ना। ओके, तो पीज शेयर विल बी, पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 6250 इंटू पी का शेयर कितना है? 30%, 3/10। ये आ गया जी 1875। ये हमने उसको देना है। तो उस क्वेश्चन ने पूछा था कैलकुलेट करो कि पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा। वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर क्वेश्चन ने बोला जर्नल एंट्री पास करो। तो बेटे जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी? इसकी जर्नल एंट्री होती है P&L, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल। जो हमने पी को 3 महीने का प्रॉफिट का 5 महीने के प्रॉफिट का हिस्सा देना है, वो देने के लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल। ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट है ना, ये एक डमी अकाउंट है, टेम्परेरी अकाउंट है। ये क्या है? टेम्परेरी अकाउंट। ये टेम्परेरी अकाउंट है जो हम यहां पर ओपन कर देंगे। P&L सस्पेंस एक टेम्परेरी अकाउंट है जो हम ओपन कर देंगे सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग पीज प्रॉफिट। ठीक है, अब इस P&L के अंदर डेबिट बैलेंस है, इसके अंदर डेबिट बैलेंस ही रहेगा। साल के एंड में जाकर हम इस P&L सस्पेंस को P&L एप्रोप्रिएशन में बंद करते हैं। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि इस P&L एप्रोप्रिएशन को साल के एंड में इस P&L सस्पेंस को, ये जो P&L सस्पेंस में डेबिट बैलेंस है ना 1875 का, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। ये यहां पर ओपन कर दिया हमने। कब कर दिया ओपन? 31 मई को। अब साल का एंड जब आएगा 31 दिसंबर, तब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करते कहां पर हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में क्लोज करते हैं। इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर क्लोज कर देंगे। एक तो तरीका ये है।
एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका ये भी होता है कि इस पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को आप क्लोज कर दो गेनिंग रेशो में। एक तरीका और भी है कि पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को आप क्लोज कर दो गेनिंग रेशो में। जैसे हम गुडविल की एंट्री करते हैं ना कि गुडविल का शेयर दे दो गेनिंग रेशो में लेकर, वैसे ही हम इस पीएनएल सस्पेंस को भी क्लोज कर सकते हैं गेनिंग रेशो में। ठीक है, तो गेनिंग रेशो में कैसे क्लोज करोगे आप? डी अकाउंट डेबिट, जी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस। ठीक है, दूसरे तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं इसको। हालांकि क्लोज की बात हमें ज्यादा करनी नहीं है, हमें तो ये बात करनी है कि जो पार्टनर मर गया है उसको पैसा कितना देना है, वो कैलकुलेशन हमने कर ली। जो पार्टनर मर गया हमने उसको 1875 रुपए देने हैं। 1875 रुपए देने की एंट्री क्या है? पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल, पीस कैपिटल। पीएनएल सस्पेंस ओपन हो गया है, इसको क्लोज करना है तो दो ऑप्शन है, या तो आप साल के एंड की वेट करो, साल के एंड में जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा वहां पर क्लोज कर देना, एंट्री पास कर देना पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल सस्पेंस, खत्म हो जाएगा। या फिर अगर आपको अभी क्लोज करना है, 31 मई को ही क्लोज करना है, तो आप कर सकते हो बाय ट्रांसफरिंग इनटू गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो। क्लियर है? ओके सर। एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है जी, राम मनोहर जोशी पार्टनर है, जोशी डाइड ऑन 31 मई, ओके, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट अकाउंटिंग ईयर till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। साल खत्म कब हुआ था? 31 मार्च में। 31 मार्च में साल खत्म हुआ था, डेथ हुई है 31 मई में, तो मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 2 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है पिछले 3 सालों की एवरेज ले लो। तो पिछले 3 सालों की एवरेज क्या आएगी? 7000, 8000, 9000। तो 7000, 8000, 9000 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 8000। इसका मतलब क्या है कि अगर पिछले साल हमने 8000 एवरेज कमाया था, इस साल भी हम एवरेज कितना कमाएंगे? 8000। तो फॉर 2 मंथ्स हमारा प्रॉफिट कितना होगा? अगर 8000 हमने कमाया है 12 महीनों का, तो 2 महीने का ही निकालना ना हमें, तो अप्रैल और मई का। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा 2 महीने का? पॉइंट में चला गया। 8000 डिवाइड बाय 6 हो गया ना, ओके। तो 1333 राउंड ऑफ कर दिया मैंने। ये हमारा 2 महीने का प्रॉफिट है। क्या ये प्रॉफिट सिर्फ जोशी का है? नहीं सर, ये तो सबका प्रॉफिट आया है। इसमें जोशी का शेयर कितना है? इसमें जोशी का शेयर कितना है सर? 1333 में जोशी का शेयर है ये सारे पार्टनर बराबर के हैं क्योंकि पता नहीं है, तो 1/3। सारे पार्टनर बराबर के हैं, 1/3। तो जोशी का शेयर है 444। ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जोशी। तो हमें पूछा था जोशी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, एंट्री पास करो। एंट्री तो हम पास कर ही देंगे। एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल। ठीक है जी, हमें इस पीएनएल को बंद करने की सोचना नहीं है क्योंकि पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बंद करने के लिए नॉर्मली सवाल कहता नहीं है। अगर हमारे को पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्लोज करने के लिए बोल दे, अगर लेटस से बोल दे, तो पीएनएल सस्पेंस को बंद कैसे करना है? पीएनएल सस्पेंस को हम बंद करेंगे कैसे? गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो में। अगर वो बोल देना हमारे को कि इसको बंद भी कर दो, तो गेनिंग पार्टनर में बंद कर देंगे। जैसे हम गुडविल को बंद करते हैं रिटायरमेंट के केस में, गुडविल का शेयर लेते हैं ना पुराने बचे हुए पार्टनर से गेनिंग रेशो में, वैसे ही इसको हम गेनिंग रेशो में बंद कर देंगे। वैसे तो 99% केसेस में क्वेश्चन बोलता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मेथड पे। एक और तरीका है प्रॉफिट को एस्टिमेट करने का। प्रॉफिट को एस्टिमेट करने का हमारे पास एक और तरीका है। तरीके का नाम क्या है? परसेंटेज ऑफ जीपी मेथड, या फिर
ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड रेट ऑफ जीपी। ठीक है, यानी कि हमारे को क्वेश्चन बताएगा कि आपकी सेल कितनी होती है, आप जीपी कितना कमाते हो, ये आपको क्वेश्चन बता देगा। इस बेस पर आप जीपी परसेंट निकाल लोगे, जीपी परसेंट निकलेगी जीपी अपॉन सेल इनटू 100। इससे आपके पास जीपी परसेंटेज आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 10% आपका जीपी रेट है। 10% जीपी रेट का मतलब है कि आप हर साल जितनी भी सेल करते हो उस सेल के ऊपर 10% आप प्रॉफिट कमाते हो। तो अगर आप हर साल जीपी कमाते हो 10% अपनी सेल के बेस पर, तो अगर आपको इन 3 महीने की मैं सेल दे दूं तो इस सेल का 10% आपका प्रॉफिट होगा। इट इज इजी। अगर हम नॉर्मली अपनी सेल के ऊपर 10% कमाते हैं तो फिर इस 3 महीने की भी सेल पे हमने 10% ही कमाया होगा, क्योंकि हमारा जीपी रेट तो नॉर्मली चेंज होता ही नहीं है, सेम रहता है। तो आमतौर पर अगर मैं अपनी सेल का 10% ही प्रॉफिट कमाता हूं तो इस 3 महीने की सेल में भी मैंने 10% प्रॉफिट कमाया होगा, तो प्रॉफिट आ गया। उस प्रॉफिट में मरे हुए पार्टनर का शेयर उसको दे दो। पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। ओके सर, इजी है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एबीसी पार्टनर है, 2-1 में सी की डेथ हो गई है। ओके, 31 मार्च को सी की डेथ हुई है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को सी की डेथ हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन ने हमारे को क्या बोला? क्वेश्चन ने हमारे को बोला कि प्रॉफिट एंड सेल फॉर द कैलेंडर ईयर 2022, लास्ट ईयर 2022 में सेल हमारी कितनी है? 10 लाख। प्रॉफिट हमारा कितना है? 1 लाख। क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर इज 1 लाख, सेल फॉर लास्ट ईयर इज 10 लाख। तो अगर पिछले साल मैंने 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है 10 लाख की सेल पर, तो मेरा जीपी परसेंट, या फिर चलो जीपी छोड़ो, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? सर 1 लाख रुपए कमाते हो आप 10 लाख की सेल करके, इसका मतलब आप 10% प्रॉफिट कमाते हो ऑन सेल वैल्यू। इसका मतलब आप 10% प्रॉफिट कमाते हो सेल वैल्यू पे। अब कह रहा है सेल ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च इज 1.5 लाख। अब वो कह रहा है इस 3 महीने की सेल कितनी है? 1.5 लाख। तो अगर 3 महीने, इस 3 महीने की सेल 1.5 लाख है और मैं जो प्रॉफिट कमाता हूं वो 10% है, तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 1.5 लाख का 10%, 15,000। अगर मैं 1.5 लाख की सेल कर रहा हूं और 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने इस 3 महीने में प्रॉफिट कितना कमाया होगा? इस 3 महीने में प्रॉफिट कमाया होगा 1.5 लाख रुपए के ऊपर 10% 15,000 रुपए। अब ये 15,000 तो 3 महीने का प्रॉफिट है। कौन बंदा मर गया था? सी। तो सी शेयर कितना होगा? सी शेयर विल बी 15,000 के प्रॉफिट में सी का हिस्सा है 1/5। इसका मतलब सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हमने उसको देना है? 3,000। कैसे दोगे बेटे? कैसे दोगे? कैसे 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 दोगे? सर एंट्री पास करेंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, खत्म। आगे बात समझ में? यस सर। सर एक क्वेश्चन और करा दो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है। एबीसी पार्टनर है, 3-1 की रेशो में। ए की डेथ हो जाती है 31 मार्च को। ए की डेथ कब हुई है? 31 मार्च को। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ विल बी एस्टिमेटेड एज अ सम कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ अप्लाइंग द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज मेथड है, प्रॉफिट परसेंटेज मेथड है। द सेल फ्रॉम 1 जनवरी से 31 मार्च, ये 3 महीने का जो सेल है,
1 जनवरी से लेकर 31 मार्च की सेल कितनी है? 60,000। प्रॉफिट कितना निकालना है पता नहीं। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल की सेल और प्रॉफिट दे रखी है। लास्ट ईयर सेल वॉज 7,20,000। लास्ट ईयर प्रॉफिट वॉज 1,08,000। पिछले साल की सेल कितनी थी? 7,20,000। प्रॉफिट कितना था? 1,08,000। तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी? 1,08,000 रुपए हमने पिछले साल कमाए थे 7,20,000 की सेल करके। इसका मतलब हमने कितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाई थी? सर 108 डिवाइडेड बाय 720, हमने पिछले साल 15% प्रॉफिट कमाया था। इसका मतलब इस साल भी हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 15%। अरे प्रॉफिट की परसेंटेज थोड़ी चेंज होती है। अगर हमारे लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर 15% का मार्जिन है तो 15% का मार्जिन है, ठीक है ना। तो सेल अगर 60,000 है, प्रॉफिट अगर 15% है, तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट कितना कमाया होगा? 60,000 का 15% कितना बनता है? 60,000 का 15% बनता है सर 9,000 रुपए। इसका मतलब 3 महीने में हमने 9,000 कमाया है। 3 महीने में अगर हमने 9,000 कमाया है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कौन सा पार्टनर मर गया था? ए मर गया था। तो ए का शेयर कितना होगा? सर 9,000 में ए का शेयर होगा 3/6, 4,500। ये शेयर उसको दे दो। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। खत्म। इतना सा तो काम है। तो या तो हम प्रॉफिट फॉर द इंटरिम पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जितनी देर वो जिंदा था उस पीरियड का प्रॉफिट देने के लिए हम 2 तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। या तो हम टाइम बेसिस पर कर सकते हैं कि पिछले साल इतना कमाया तो इस साल टाइम के हिसाब से कितना कमाएंगे, या फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज के बेस पर निकाल सकते हैं। यानी कि अगर पिछले साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया था, इस परसेंटेज पे कमाया था, तो इस साल की सेल पे इतना परसेंटेज कमाएंगे और फिर उस प्रॉफिट में सी का, ए का या फिर बी का, जो पार्टनर मर गया उसका शेयर उसको देंगे। एंट्री पास बड़ी सिंपल सी होती है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, चलिए इसके बाद आती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वही है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर हमारी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री ओल्ड पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल राइट ऑफ करना है, जैसे हमने एडमिशन में राइट ऑफ किया था, रिटायरमेंट में राइट ऑफ किया था, डेथ में भी राइट ऑफ करेंगे। और फिर जो पार्टनर मर गया उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब सी की डेथ हो गई तो सी को गुडविल मिलनी चाहिए। किससे लेंगे? ए और बी गेनिंग रेशो। तो हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे गेनिंग रेशो में, और जो पार्टनर मर गया है या जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसका कैपिटल करंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसको भी। XYZ पार्टनर्स हैं, 3:1 की रेशो है। फर्म क्लोज करती है बुक्स 31 मार्च को। तो पिछली बार 31 मार्च को हमने बुक्स क्लोज करी थी। Y की डेथ हुई है 30 जून को। Y की डेथ कब हुई है? 30 जून को। तो अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद उसकी डेथ हुई है Y की। ठीक है, ऑन Y's डेथ द गुडविल वॉज वैल्यूड एट 60,000 रुपए। गुडविल कितनी है? 60,000। तो अगर भैया जी गुडविल 60,000 रुपए है तो Y का शेयर कितना होगा गुडविल में? सर Y का शेयर होगा 2/6, 20,000 रुपए। Y का शेयर कितना होगा? 2/6, 20,000 रुपए। ओके, आपसे पूछा है पास दी एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कर दो फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंट्री। हमने Y को 20,000 रुपए की गुडविल देनी है टू वाइज कैपिटल। हम किससे लेंगे? सर हम X और Z से लेंगे। X और Z से लेंगे गेनिंग रेशो में। क्या आपको गेनिंग रेशो पता है? नहीं सर।
क्या आपको न्यू रेशो पता है? नहीं सर। तो बेटे फिर ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो होगी। 3:1 की रेशो, 15,000 5,000। गेनिंग रेशो विल बी 3:1 X:Z। गेनिंग रेशो विल बी 3:1। ओके, अच्छा अब सिर्फ उसको गुडविल तो नहीं देनी ना यार? नहीं सर, सिर्फ गुडविल थोड़ी देनी है, हमने तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है। तो इस क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। कहता है वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of last year's profit which was 1,50,000। अब हमने उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? सर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होगा टाइम बेसिस पर, कि अगर हमने लास्ट ईयर 1.5 लाख रुपए कमाया था, अगर लास्ट ईयर हमने 1.5 लाख रुपए कमाया था, 12 महीनों में कमाया था, तो 3 महीनों में कितना कमाएंगे? तो 3 महीनों में कितना कमाएंगे? सर अगर हमने 1.5 लाख रुपए लास्ट ईयर कमाया था 12 महीनों में, तो इस साल के 3 महीनों में हम कमाएंगे 37,500। तो 37,500 के अंदर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 37,500 इंटू 2/6, 12,500। ये 12,500 भी तो हमने उसको देना है। तो एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। ठीक है जी। तो उसने हमसे पूछा था वाइज शेयर ऑफ गुडविल की एंट्री पास करो, हमने गुडविल की एंट्री पास कर दी। वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री पास करो, हमने वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री पास कर दी। दोनों ट्रीटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ओके सर, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बेटे, इसके बाद आता है एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या बताया मैंने आपको? ऑन द डेट ऑफ डेथ जितनी भी पुरानी रिजर्व पड़ी है, जितने भी पुराने प्रॉफिट्स पड़े हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो जितनी भी रिजर्व पड़ी है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना, जितने भी लॉसेस पड़े हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना। नथिंग न्यू, जस्ट लाइक एडमिशन, जस्ट लाइक रिटायरमेंट, सेम इज द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डेथ। पुरानी रिजर्व, पुराने प्रॉफिट लॉसेस सारों को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बांटना होता है। डिपेंड करेगा कैपिटल या करंट, कैपिटल या करंट, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन डेथ करनी पड़ सकती है आपको। जैसे आपने रिटायरमेंट में रीवैल्यूएशन करी थी, जैसे आपने एडमिशन में रीवैल्यूएशन करी थी, वैसे ही आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एसेट का बढ़ना फायदा, लायबिलिटी का घटना फायदा, अनरिकॉर्डेड एसेट फायदा। एसेट का घटना नुकसान, लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान। इसके बाद चाहे प्रॉफिट आए, चाहे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बांटते थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। गुडविल की ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट हो एडमिशन हो, ऑलमोस्ट सेम। पुरानी गुडविल राइट ऑफ, फिर ट्रीटमेंट। रिवैल्यूएशन, रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन सेम। रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉसेस सेम, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अब आते हैं सिर्फ हम अपने इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर। यानी कि जो मरा हुआ पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, हमने उसके पैसे वापिस भी तो करने हैं, हमने उसके पैसे वापिस भी तो करने हैं। तो क्या क्या देंगे उसको? जब कोई पार्टनर की डेथ होगी तो हम उसको उसका कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस देंगे। प्रॉफिट और लॉस रीवैल्यूएशन पे होगा, हम उसका हिस्सा उसको देंगे। जो भी उसकी पुरानी रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस में शेयर है, हम उसको वो देंगे। जो भी उसके हिस्से की गुडविल बनती है, हम उसको वो देंगे। और जो भी उसके हिस्से का प्रॉफिट बनता है टिल द डेट ऑफ डेथ, सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन बनता है टिल द डेट ऑफ डेथ, ये भी उसको देंगे।
माइनस अगर उसने कोई ड्राइंग्स करी है तो हम उससे वापस ले लेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे वापस ले लेंगे। तो यहां पर लिख लो, माइनस करेंगे ड्राइंग्स, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, ये सारा कुछ देने के बाद हम वाई का जो पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये सब कुछ हम उसके कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट करके एंड में एक वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, मान लो ये सारा कुछ करने के बाद पता चला कि हमने 1 लाख रुपए देने हैं सी की डेथ के केस में। ये 1 लाख रुपए हम सी के कैपिटल में से ट्रांसफर कर देंगे सी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, और फिर एग्जीक्यूटर के अकाउंट की पेमेंट करेंगे। या तो हम एग्जीक्यूटर की पेमेंट इंस्टॉलमेंट मेथड्स में करेंगे, या फिर उसकी पेमेंट हम एक ही बारी में फुल वन टाइम पेमेंट कर देंगे। ठीक है ना, ये वही पार्ट है जो हमने रिटायरमेंट के केस में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट में किया था। या तो सारे पैसे इकट्ठे दे दो, या फिर धीरे धीरे किस्तों में दे देना इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है जी, ओके। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको इस चीज की क्लैरिटी आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन कहता है जी, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, 2:1 की रेशो है। डीड में लिखा है कि ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू, अगर कोई पार्टनर की डेथ होगी तो उसके एग्जीक्यूटर को हम क्या क्या पे करेंगे। सबसे पहले कहता है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे 18%, सैलरी देंगे 12,000 रुपए साल की, शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। फिर कहता है पी की डेथ हुई है 31 मई को, पी की डेथ कब हुई है? 31 मई को। उसका कैपिटल था 80,000 का, उसने पैसे विड्रॉ कर रखे थे 12,000 के, और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज कैलकुलेटेड एज 1200। प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ द फर्म एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023 वॉज 30,000। यानी कि हमें एक बात समझ आती है, डेथ हुई है 31 मई को, पिछली बैलेंस शीट बनी थी 31 मार्च को, इसका मतलब अप्रैल और मई 2 महीने के बाद हुई है डेथ। 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी और 31 मई को डेथ हो गई, है ना, तो इसका मतलब अप्रैल और मई 2 महीने के बाद डेथ हो गई। अब हमने उसको क्या क्या देना है, क्वेश्चन कह रहा है पी का कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो हमने पी का कैपिटल अकाउंट बना लिया। कोई इतना डिफिकल्ट थोड़ी है पी का कैपिटल अकाउंट बनाना। लो जी, पीज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसने बोला कि हमारे कैपिटल का बैलेंस कितना है ऑन द डेट ऑफ डेथ। कैपिटल का बैलेंस है जी 80,000 रुपए। हिज कैपिटल वॉज 80,000 रुपए ऑन द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, ही हैड विड्रॉन 15,000 रुपए। उसने ड्रॉइंग्स कितनी कर रखी हैं? 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए उसके कैपिटल में से माइनस कर लो। भाई 80,000 आपने उसको वापस करना है, तो 15 उससे लेने भी तो हैं ड्रॉइंग्स के, माइनस। ओके, उसके बाद कहता है जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1200 रुपए उससे लेने हैं। तो अगर ड्रॉइंग्स के पैसे काटने हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के पैसे भी काटने हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी काट लेंगे। अब पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है 12% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 12% के हिसाब से। तो कैपिटल कितना है? 80,000। 12% का इंटरेस्ट देना है कितने महीने का? सर वो तो 2 महीने ही जिंदा था ना, तो 2 महीने का हमने इसको इंटरेस्ट देना है। ये हो जाएगी जी 1,600 रुपए। 1,600 रुपए हमने उसको इंटरेस्ट देना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 1,600 रुपए। तो पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ही दिया कि क्योंकि ये ऑटो कैलकुलेट करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसने कैलकुलेट कर दिया, उसने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर दिया। ये ऑटो कैलकुलेटेड है, खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है सर। अब हमने उसको सैलरी देनी है 12,000 रुपए साल की। भाई अगर साल की सैलरी 12,000 है, यानी कि हर महीने की कितनी है? हर महीने की कितनी है? 1,000। 2 महीने की कितनी होगी? 2,000। तो हमने उसको सैलरी भी देनी है, तो बाय पार्टनर्स सैलरी
2,000 हमने उसको सैलरी देनी है। उसके बाद अब हमने उसको देना है प्रॉफिट। 2 महीने का प्रॉफिट रह गया उसका देने वाला। प्रॉफिट देना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर वाज 30,000। भाई अगले 30,000 का प्रॉफिट हुआ था हमारे को पिछले साल में। पिछले साल में 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल के 2 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? 5,000। इस साल के 2 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? 5,000। अब 5,000 का प्रॉफिट तो सभी का है ना, 5,000 का प्रॉफिट तो सभी का है। इसमें पी का शेयर कितना होगा? इसमें पी का शेयर होगा 5,000 इंटू पी 2/5, 2,000 रुपए। ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, बस और कुछ करना नहीं है। अब इसका लगाएंगे हम टोटल, और इसको हम टोटल करने के बाद लिखेंगे प्लस 1600 प्लस 2,000 प्लस 2,000 85,600 85,600 माइनस 15,000 माइनस 1,200 69,400 आएगा। ये पैसा हम ट्रांसफर कहां कर देंगे? पी के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर। हमने क्या बोला था? हमने कहा था कि जो भी पैसा आएगा वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? पी के एग्जीक्यूटर को, क्योंकि ये पी को पे नहीं कर सकते ना, पी तो मर गया, पी तो ऊपर चला गया, गॉन। ये पैसा जो भी उसका बनता है, ये पैसा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? पी के एग्जीक्यूटर में। एक बार चेक कर लूं, 80,000 प्लस 1600 प्लस 4,000 85,600 माइनस 15,000 माइनस 1,200 69,400 विल बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, बस खत्म हो गई बात। तो हमने उसको कैपिटल भी दे दिया, ड्राइंग माइनस कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दी, सैलरी दे दी, बोनस कमीशन रेम्युनरेशन कुछ भी देने को बोले हम दे देंगे। फिर हमने उसको प्रॉफिट का शेयर दे दिया, पीएनएल सस्पेंस, और जो भी पैसा बना वो हमने ट्रांसफर कर दिया उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। ठीक है जी। गुडविल इसमें है नहीं क्वेश्चन के अंदर, अगर गुडविल होती तो हम गुडविल भी दे देते। इसमें अगर कोई पुरानी रिजर्व होती तो हम उस पुरानी रिजर्व का शेयर दे देते। अगर इसके अंदर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होता तो हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी करके उसको दे देते। अपने को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने को क्वेश्चन तो बताएगा ना कि क्या करना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अखिल निखिल सुनील पार्टनर हैं और वो पार्टनर इक्वल हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023। अगर आप इस बैलेंस शीट को देखो तो इसमें एसेट्स हैं जिसकी रिवैल्यूएशन बोल सकता करने को, क्रेडिटर की रिवैल्यूएशन हो सकती है, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बांट देंगे, और ये हमारे पास कैपिटल के बैलेंस है। सुनील की डेथ हो जाती है 1 अगस्त को। बैलेंस शीट कब है? मार्च की। 1 अगस्त को डेथ होती है, बैलेंस शीट है 31 मार्च की, तो यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में डेथ हो गई। 4 महीने के बाद डेथ होगी, 4 महीने के बाद डेथ होगी सुनील की। पार्टनरशिप डीड में लिखा है ये सारी चीजें करनी है आपको। पार्टनरशिप डीड में लिखा है ये सारी चीजें करनी है आपको। सबसे पहले एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू, यानी कि जब कोई पार्टनर की डेथ होगी तो हम उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को क्या क्या पैसे चुकाएंगे। सबसे पहले हम उसका कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस देंगे और उसको रिजर्व का पैसा देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, शेयर ऑफ गुडविल देंगे, इंटरेस्ट देंगे, और कुछ पैसा उसको अभी देने के बाद बाकी पैसा उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द प्रीसीडिंग ईयर आपको दे रखा है। आपसे मांगी है जर्नल एंट्री, आपसे मांगा कैपिटल अकाउंट, और आपसे मांगा एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। जर्नल एंट्री मैं बाद में करता हूं, जर्नल एंट्री मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले हम सुनील का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, क्या सुनील का बैलेंस है 80,000, तो बाय बैलेंस 80,000। ठीक है। हमारे पास एक रिजर्व पड़ी थी, जनरल रिजर्व। इस जनरल रिजर्व को हम इक्वली बांट देंगे।
और सुनील को इसका हिस्सा दे देंगे, 15,000 रुपए दे दो। तो हमने बोला था कैपिटल का बैलेंस दे दो और रिजर्व दे दो, तो रिजर्व बन गई 15,000 बाय जनरल रिजर्व 15,000। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया? यस सर, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, क्या मैं पहले पॉइंट की एंट्री पास कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो पहले पॉइंट की सर एंट्री ही पास कर दो। लिखो जी, हमने जनरल रिजर्व में से पैसा दिया है सुनील को, तो जनरल रिजर्व में से पैसा जो हमने सुनील को दिया है उसकी हम एंट्री पास कर देते हैं। डन? ओके। अब देना है शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। हम कौन सा साल है? 31 मार्च 23। तो 31 मार्च 23 का प्रॉफिट चेक करो कितना है। 31 मार्च 23 का प्रॉफिट है 1,80,000। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,80,000 अगर हमने प्रॉफिट कमाया, हमने तो 4 महीने का कैलकुलेट करना है ना, तो 60,000 प्रॉफिट कमाएंगे 4 महीने में, और 60,000 के अंदर उसका शेयर कितना होगा? इक्वल, यानी कि 20,000 रुपए उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हम उसको दे देंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है सर, P&L सस्पेंस की एंट्री पास कर देंगे। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल। ठीक है, नरेशन वगैरह लिख लेना यार, फॉर्मेट बना लिया करो। ये उम्मीद मैं तुमसे कर सकता हूं कि जब जर्नल एंट्री बनानी है तो प्रॉपर नरेशन और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनानी है। ओके, पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3, हमने उसको गुडविल का हिस्सा देना ऑन द बेसिस ऑफ, गुडविल कैसे निकलेगी? 3 टाइम्स एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो पिछले 4 सालों का एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकलेगा? पिछले 4 सालों का प्रॉफिट निकालना है। पिछले 4 साल, ये रहा 1 2 3 4, 80,000 का प्रॉफिट है प्लस 1 लाख का लॉस है, यानी कि माइनस, प्लस 1,20,000 का प्रॉफिट है और फिर 1,80,000 का प्रॉफिट है, तो 2,80,000 रुपए आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 70,000 रुपए। उसका 3 गुना करेंगे तो 2,10,000 की आ जाएगी गुडविल। ठीक है जी, गुडविल कितनी आ जाएगी? 2,10,000 की। तो उसको शेयर ऑफ गुडविल दे दो। शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी सर? 2,10,000 की गुडविल, 1/3 उसका हिस्सा, 70,000 की गुडविल दे दो। किस रेशो में दोगे सर? गेनिंग रेशो में देंगे। गेनिंग रेशो क्या आपको दी है? नहीं। क्या आपको ओल्ड रेशो पता है? यस। तो इक्वल 1:1। तो बाय किससे लेना है? अखिल और निखिल से। अखिल कैपिटल 35,000, निखिल कैपिटल 35,000। ये है गुडविल की ट्रीटमेंट। ठीक है जी, एंट्री पास कर दें। अखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, निखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट 70,000। शेयर ऑफ गुडविल दे दी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 4, हमने इंटरेस्ट देना है 6% के हिसाब से। इंटरेस्ट देना है 6%। कैपिटल कितना है? 80,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 80,000 के ऊपर 6% का इंटरेस्ट देना है। कितने पीरियड के लिए? 4 महीने के लिए। दीजिए 80,000 इंटू 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 4, 1,600 रुपए का IOC बनता है।
1600 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, ठीक है ना। 80,000 का 6% 1600 रुपए, तो 1600 रुपए का इंटरेस्ट दे दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1600 रुपए। एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल। चलिए, और कौन सा पॉइंट रहता है? बस जो हमने उसको देना था वो हमने बना दिया। अब ये बैलेंस जितना भी है, कोई ड्राइंग तो नहीं है, कोई लॉस तो नहीं है, एक बार देख लो, कोई लॉस लूस नहीं है, कोई गुडविल नहीं है, कुछ नहीं है, रिजर्व हमने बांट दिए, कोई रीवैल्यूएशन करने की बात क्वेश्चन ने हमें बोली नहीं थी, ठीक है ना, कुछ नहीं बोला था क्वेश्चन ने हमारे को, आईओसी बोला था, आईओडी की बात कुछ नहीं हो रही, ड्राइंग है भी नहीं, खत्म। अब ये टोटल पैसा हमने जो भी देना है 80,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 1600, जो भी पैसा देना है 186600, वो पैसा हम सुनील के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 186600। ये पैसा हम सुनील के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की हम एक एंट्री पास करेंगे, सुनील के कैपिटल से निकाल लो 186600 और सुनील के एग्जीक्यूटर को दे दो एग्जीक्यूटर। सही है। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बोला? क्वेश्चन ने हमें बोलता सुनील का कैपिटल बना दो, कैपिटल कंप्लीट हो गया। जर्नल एंट्री बना दो, जर्नल एंट्री हो गई है अभी फिलहाल। और एक कहता है एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देना, एक कहता है एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देना। तो एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देते हैं, नीचे छोटा सा तो एग्जीक्यूटर बनना है, तो सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट, सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट। सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट बड़ा सिंपल सा है। सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या लिखना है हमको? सबसे पहले तो हमने ये वाली एंट्री पोस्ट करी बाय सुनील कैपिटल, ठीक है जी। ये पैसा वहां ट्रांसफर हो गया यहां पर। अब क्वेश्चन ने बोला था 50,000 विल बी पेड टू सुनील एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, तुरंत दे दो 50,000 रुपए। कहां से दोगे? तुम्हारे पास बैंक में पड़े हैं ना पैसे, दे दो 50,000 रुपए, फटाफट से दे दो। तो टू बैंक 50,000 रुपए दे दो, तो एंट्री बन जाएगी सुनील एग्जीक्यूटर डेबिट टू बैंक। हमने तुरंत अभी के अभी 50,000 रुपए दे दिए एग्जीक्यूटर को। और कहता है जो बैलेंस बचेगा ना, कहता है जो बैलेंस बचेगा ना वो उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। बेटे लोन में ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं होता कि अब इसके बाद आप लोन अकाउंट बना दो, इसी में पड़ा रहेगा बैलेंस, इसी में बैलेंस पड़ा रहेगा। इसका मतलब ही है कि जो बैलेंस हमने उसको अभी नहीं दिया वो लोन है, जो हम पैसे उसके ट्रांसफर नहीं कर पाए ना, उसको पैसे हमने सिर्फ 50,000 दिए, 186 में से सिर्फ 50 ही तो दिए, तो जो बैलेंस बच गया 136 वो लोन ही है, उसको फर्दर किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ही पैसा पड़ा रहेगा, तो वो लोन ही है। धीरे धीरे अगर क्वेश्चन हमें कहता कि इसकी किस्तें कर दो, इसका इंस्टॉलमेंट बना दो, हम कर देते, पर क्वेश्चन ने हमें कुछ बोला नहीं है। सो हियर इट इज एग्जीक्यूटर अकाउंट कंप्लीट, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट, सुनील का कैपिटल अकाउंट इज कंप्लीट। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल बेटे मैं और लेके आया हूं आपके लिए ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। ये सवाल लास्ट होगा और इससे हमारे को सारी बातें फिर से एक बार रिकॉल और क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन कहता है जी बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऑन 31 मार्च 2023 इज गिवन। ये आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, एसेट्स लायबिलिटीज। इस बैलेंस शीट में एक आपको चीज दिख रही है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं, ये लॉस है, ठीक है। बिल पेबल लोन्स लायबिलिटी है, कैपिटल ओके है। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं करना, वो तो लायबिलिटी है।
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे अगर कुछ पैसा बचेगा आफ्टर गिविंग क्लेम टू द एम्प्लॉय। ये WCR में पता है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है जी प्रॉफिट रेशियो दे रखी है 3:1, जेड की डेथ हो गई है 31 जुलाई को। अच्छा, बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च की। डेथ कब हुई है? 31 जुलाई, 31 मार्च, तो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने के बाद हुई है डेथ। ठीक है जी। क्वेश्चन हमारे को ये सारी बातें बोल रहा है, लास्ट में कहता है जी आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है और एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है अंटिल इट इज फाइनली सेटल्ड ऑफ। इसका मतलब जेड का पैसा हम किस्तों में चुकाएंगे, जैसे हमने रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया था इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट वाला, वैसे ही सेम काम करना है। जर्नल एंट्री पास करनी है तो ठीक है, हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जीक्यूटर बनाने का मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूटर से पहले आपको कैपिटल तो बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? कैपिटल तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, अब कैपिटल बनाने को बोल नहीं रहा है क्वेश्चन, तो हमारे को जर्नल एंट्री बोल रहा है, तो हम जर्नल एंट्री बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द एवरेज ऑफ 5 ईयर्स। तो गुडविल निकलेगी 3 इंटू एवरेज ऑफ 5 ईयर्स। क्या हमारे को 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं? यस, 24,000, 16,000, 20,000, 10,000, 5,000। बताओ जी गुडविल की वैल्यू। सर 24,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000, 10,000, 5,000, तो 75,000 टोटल डिवाइडेड बाय 5, तो आ गया जी 15,000। 15,000 इंटू 3, तो गुडविल आ गई 45,000। क्या आ गई गुडविल? 45। अब जो गुडविल है 45, उसमें हमने जेड को देने कितने हैं? जितना जेड का शेयर है। जेड का शेयर कितना होगा? 45 में 1/6, 45 का 1/6, 7500 रुपए, ये हमने उसको गुडविल के देने हैं। भैया जी किससे लोगे? सर हम लेंगे गेनिंग पार्टनर से, है ना। अब गेनिंग पार्टनर कौन होगा? एक्स और वाई, क्योंकि बताया ही नहीं कुछ भी, न्यू रेशो भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक्स और वाई की रेशो क्या है? 3:2। 3:2 में ले लो गेनिंग रेशो, 3:2 में एक्स और वाई से ले लो। एक्स डेबिट, वाई डेबिट, 7500 को 3:2 में बांटोगे तो 45 एंड 3000। ये हो गई गुडविल की एंट्री। सेकंड, पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। सेकंड, हमने जेड को देना है प्रॉफिट का शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के बेसिस पर। लास्ट ईयर कौन सा होगा? लास्ट ईयर होगा हमारा 24,000 का प्रॉफिट। तो अगर लास्ट ईयर हमारा 24,000 का प्रॉफिट हुआ था, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इस साल के 4 महीने में कितना प्रॉफिट होगा? 8,000। 24,000 अगर 12 महीने का प्रॉफिट है तो 4 महीने का प्रॉफिट कितना है? 8,000। और इस 8,000 में उसका शेयर कितना है? 8,000 में उसका शेयर है 1/6, तो शेयर आ गया 1333। 8,000 में शेयर कितना आ गया उसका? 1333। 1333 उसको दे दो। एंट्री, एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1333 टू Z कैपिटल 1333। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, शेयर ऑफ गुडविल हो गई। फिर कहता है जी आपको एसेट्स को रिवैल्यू करना है। एसेट्स को रिवैल्यू करना है। स्टॉक को 10,000 यानी कि स्टॉक की वैल्यू को 1,000 इंक्रीज करना है। पहले लिख लेते हैं फिर एंट्री पास कर लेंगे। डेटर को 15,000 कर दो। डेटर को घटाना है 1,000, 15,000। फर्नीचर की वैल्यू 1,500 रुपए कर दो। फर्नीचर की वैल्यू को 500 रुपए कम करना है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5,000 कर दो। 1,500 रुपए प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है, ओके। उसके बाद
कहाँ गया? उसके बाद है जी बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू 35 कर दो, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना है 5000। ठीक हो गया। अब बिल रिसीवेबल फॉर 600 वॉज फाउंड वर्थलेस। बिल रिसीवेबल 600 खत्म कर दो, यानी कि 600 रुपए कम। 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम चेंज हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, एंट्री पास करें, एंट्री पास करें। हाँ जी, हमने स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करना है, बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना है। 1000 और 5000, तो स्टॉक डेबिट बिल्डिंग डेबिट। उसके बाद हमने बीआर को कम करना है, डेटर को कम करना है। बीआर 600, डेटर 1000। टू बीआर डेटर उसके बाद फर्नीचर और मशीनरी को 500 और 1500। फर्नीचर मशीनरी 500 1500। अब देखो डिफरेंस, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? 1000 और 5000, 6000 का प्रॉफिट हो रहा था। 6000 डेबिट है ना, 6000 का प्रॉफिट हो रहा था। माइनस 600 माइनस 1000 माइनस 500 माइनस 1500, तो 2400 रुपए का अपने को हो रहा है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब हम इस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को बांट देंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ता है। तो मतलब, अरे मैंने यहां पे प्रॉफिट ही लिख दिया। टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये है क्या? प्रॉफिट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो। टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो, एक्स वाई जेड। रेशो कहती 3:1। हाँ जी, 3:1, 3:1। 1200 800 400। ठीक है, 3:1 में बांट दिया। और कौन सा पॉइंट है, इसकी बात हम बाद में करते हैं। सर यहां पर एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा था, इसको नहीं बांटोगे? हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी तो खत्म करोगे। यस। फिफ्थ, एक्स वाई जेड डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगा। 6000 को 3:1 में बांट दो, तो 3 2 1। खत्म हो गया। एक और चीज है क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट नंबर 6, हमारे पास ये रिजर्व पड़ी है और WCR पड़ा है, दोनों ही किसी काम के नहीं है। 6,000 ना हमने WCR किसी को क्लेम देने के यूज करनी है, ना ही जनरिजर्व का कुछ होना है, तो 6,000 की WCR और जनरिजर्व दोनों बांट दो। तो जनरल रिजर्व भी डेबिट, WCR भी डेबिट। टू एक्स वाई जेड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ये हो जाएगा जी 6 4 2 3:1। ठीक है ना। अब देखो सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए, एक बार देख लो। हमने रिवैल्यूएशन कर दी, हमने सस्पेंस को राइट ऑफ कर दिया, हमने वर्कमैन और जनरिजर्व बांट दिया, और कुछ करना नहीं है। अच्छा जी, और कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन में अब मुझे बताओ Z का बैलेंस कितना निकल के आएगा।
जेड का बैलेंस कितना निकल के आएगा? सर सबसे पहले तो जेड का कैपिटल हमने उसको देना है, जेड का कैपिटल हमने उसको देना है 12,000। उसके बाद हमने जेड को गुडविल देनी है 7500। उसके बाद हमने जेड को प्रॉफिट देना है 1333 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद हमने जेड को रिवैल्यूएशन देना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 400, ये भी तो देना है। उसके बाद हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लेना है जेड से, 1000 रुपए राइट ऑफ होने हैं, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और उसके बाद हमने जनरल रिजर्व प्लस WCR का बैलेंस जेड को देना है 2000। तो जेड को हमने टोटल पैसा कितना देना है? 12,000 प्लस 7500 प्लस 1333 प्लस 400 प्लस 2000 माइनस 1000। हमने 22,233 है ना, 12,000 प्लस 7500 प्लस 1333 प्लस 400 प्लस 2000 माइनस 1000, 22,233 रुपीज हमने देने हैं जेड को। ये टोटल पैसा हमने जेड को देना है, जेड को या जेड के एग्जीक्यूटर को देना है। अब पॉइंट नंबर डी में लिखा है 12,233, तो इमीडिएटली पे कर दो जेड के एग्जीक्यूटर को। अच्छा, तो जो पैसे हमने जेड को देने हैं, जेड के एग्जीक्यूटर को देने हैं, सबसे पहले हम ये पैसा जेड के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। तो जेड का कैपिटल का जो बैलेंस है 22,233, उसमें से सारा पैसा जेड के एग्जीक्यूटर को दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और फिर इसमें से जेड के एग्जीक्यूटर को 12,233 पे कर देंगे। पे कैसे करोगे? तुम्हारे पास कैश है कि बैंक है क्या तुम्हारे पास? सर बैंक में पैसे पड़े थे, बैंक में, पर बैंक में तो पैसे कम है, कोई बात नहीं, ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी चिंता हमें नहीं करनी, क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी। अगर हमें बैलेंस शीट बनानी होती तो हम जो डिफरेंस आता ना वो ओवरड्राफ्ट में चला जाता। अब अगर मैंने इसमें से 12,233 पे कर दिए तो अब बैलेंस कितना बच गया? 10,000। अब बैलेंस कितना बच गया? 10,000। अब क्या कहता है? 12,233 पे करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा यानी कि 10,000, उसको आप 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे। सर बैलेंस रह गया 10,000, इसकी अगर हम 2 इंस्टॉलमेंट्स बनाएंगे तो इसका मतलब हम 5-5 हजार की इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, प्लस हमने इंटरेस्ट भी देना है। भाई जी कितना इंटरेस्ट देना है? इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। लास्ट पॉइंट, जैसे हमने रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया था, एग्जीक्यूटर का हम अकाउंट बनाएंगे। अब एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना भी सीख लो, सिंपल सा है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेते हैं, छोटा सा ही है, 2 साल का अकाउंट बनाना है एग्जीक्यूटर का। ये आ गया जी डेट कॉलम, ठीक है। जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट कौन सी डेट पर डेथ हुई थी? सर डेथ हुई थी 31 जुलाई को। 31 जुलाई की अगर हम बात करें, यहां पर आया बाय जेड कैपिटल अकाउंट 22,233, है ना। ये आया था ना बैलेंस 22,233। ये बैलेंस हमने कहां ट्रांसफर किया? इस एंट्री से कहां ट्रांसफर हुआ? एग्जीक्यूटर में। फिर हमने एग्जीक्यूटर को पेमेंट करी सेम डेट पर, तो 31/7 को हमने एग्जीक्यूटर को पेमेंट करी टू बैंक, कितनी? 12,233। तो बैलेंस कितना रह गया? 10,000, ठीक है। अब हमने एनुअल पेमेंट करनी है, 2 एनुअल
अब ये नहीं बताया क्वेश्चन ने कि वो पेमेंट स्टार्ट कौन सी डेट से करनी है, स्टार्ट कहां से होगी। तो हम तो ये मान के चलेंगे भैया अगर 1 साल के बाद पेमेंट करनी है, 1 साल के बाद पेमेंट करनी है, तो हम पेमेंट की डेट क्या है, पहली इंस्टॉलमेंट हम कब करेंगे और सेकंड इंस्टॉलमेंट कब करेंगे। सर पहली इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे 31 जुलाई 2000 अगले साल 2024 में, और दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 31 जुलाई 2025 में। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन भी कराया था, मैंने कहा कि अभी हम खड़े हैं 31 जुलाई 2023 पे, यहां पर बैलेंस कितना है, बैलेंस कितना बचा हुआ है 10,000। अब हम पहली इंस्टॉलमेंट पे कब करेंगे 31 जुलाई 2024 को, और दूसरी इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे 31 जुलाई 2025 को, फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट। लेकिन मजे की बात यह है कि बीच में मार्च भी तो आएगा, जिस दिन हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, बीच में मार्च भी तो आएगा। तो इसका मतलब एक बार बीच में यहां पर मार्च आएगा 31 मार्च 2024, जिस दिन हमें बैलेंस शीट बनानी होगी, और एक बार यहां पर आएगा 31 मार्च 2025, जिस दिन हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। ये बात बस याद रखना, बाकी तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। चलो करो फटाफट। 31 जुलाई को हम खड़े हैं, 31 जुलाई 2023 को हम खड़े हैं। अब यहां से आगे चलो, 31 जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कुछ नहीं हुआ। जैन फेब मार्च, जैन फेब मार्च, 8 महीने बीतने के बाद साल खत्म हो जाएगा। 8 महीने बीतने के बाद यानी कि हमें इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा 31 मार्च 2024 को बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगाएंगे सर, 10,000 बैलेंस है, 10% लोन का अमाउंट रेट है इंटरेस्ट का, है ना, ये 10%, और 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना हो गया ये 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 8, सर ये हो गया 667, 8 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है जी, 667, 1000 डिवाइड बाय 12 इंटू 8, साल खत्म हो गया। बैलेंस कर देंगे 31 मार्च 2024 टू बैलेंस सीडी। बैलेंस कितना बचेगा सर, 10,000 प्लस 667, ये बैलेंस बच जाएगा। साल हो गया खत्म। मैंने यहां पर टोटल लगाया, बेटे आप खुद टोटल लगा लेना यहां पर। ओके, नया साल आ गया 1 अप्रैल 2024, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10667। आगे बढ़ो, अब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने इंटरेस्ट लगेगा, 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट। सर अगर 8 महीने का 667 है तो 4 महीने का कितना होगा, आधा, 333। ओके, अब सर डेट आ गई 31 जुलाई 2024, हम पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 31/7/24 को टू बैंक। हम पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सर पहली इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए की है, प्लस इंटरेस्ट भी है 667 और 333 इंटरेस्ट भी तो है। तो 5,000 प्लस 667 प्लस 333 कितना होता है 6,000 रुपए हम पे कर देंगे। अब कितना बैलेंस रह जाएगा, अब बैलेंस रह जाएगा 5,000। अब बैलेंस कितना रह जाएगा 5,000। अब आगे चल पड़ो। अब 31 जुलाई के बाद फिर से आगे चलो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, फिर से 8 महीने आएंगे। 31 मार्च 2025 बाय इंटरेस्ट। 5,000 के ऊपर 10% 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जो कितना होगा 333। चेक कर लो, 5,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 333। साल खत्म हो गया 31 मार्च 2025, साल खत्म हो गया। टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा 5,000
333 रुपए बचेंगे। यहां टोटल लगा लेना। चलिए, साल हो गया खत्म। बैलेंस 1 अप्रैल 2025 को बैलेंस उतरेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5333 रुपए। आगे बढ़ो, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगेगा सर? इसका आधा 167 है ना। ये 8 महीने का, ये 4 महीने का आधा, ये 4 महीने का, ये 8 महीने का, ये 4 महीने का फिर से आधा। पेमेंट कर दो 31/7/25 को टू बैंक, सारी की सारी पेमेंट कर दो 550 कैसे? 5000 की इंस्टॉलमेंट, 333 का 8 महीने का इंटरेस्ट, 167 का 4 महीने का इंटरेस्ट, और ये अकाउंट हो गया सेटल। क्लोज हो गया भाई, क्लोज। क्या हो गया? क्लोज, खत्म। वेरी सिंपल। तो मेरी बात सुनो, मैंने फंडामेंटल्स का वन शॉट डाल दिया है, कृपया करके आप उसको पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला चैनल पर देख लो, वो दूसरे चैनल पर डाला हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल मैंने गुडविल डाल दिया वन शॉट, मैंने आपको चेंज इन पीएसआर वन शॉट, एडमिशन डाल दिया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ कंप्लीट। बस एक चैप्टर जो हमारा रह गया है वो डिसोल्यूशन, बहुत जल्द उसका भी एक वन शॉट आ जाएगा, तो आपकी पूरी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी। ऑल इन ऑल आप पूरी पार्टनरशिप को रिवाइज करना शुरू कर देना, ठीक है। डोंट वेट कि हम बोर्ड आएगा तो हम बोर्ड में तैयारी करेंगे, अभी से आप लोग इसकी तैयारी कर लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको सारा कुछ समझ भी आ जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आ जाएंगे, उसमें भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, फिर आपका प्री बोर्ड आएगा उसमें बढ़िया नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए आपको। आई होप आपको ये डेथ और रिटायरमेंट और डेथ दोनों वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अभी इसको रिवाइज करने के बाद एक चैप्टर हमारा रह गया पार्टनरशिप के अंदर, विच इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बहुत जल्दी उसका भी वन शॉट आ जाएगा, तो फिर आपकी पूरी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप एंजॉयिंग, बाय।